गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी कहानी है नमक, जो कि रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे और जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी भावनाओं का वर्णन करती हुई ये कहानी है। और इसी वर्णन करने में उन्होंने अपने प्राय देश प्रदेश की जो भावनाएं हमारी प्रचलित हुई हैं उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। जैसे लाहौर से आई हुई सिख बीबी आज भारत में रह रही है और अब भी वह लाहौर को अपना वतन मानती है और वहां से साफिया को नमक एक सौगात के रूप में लाने के लिए कहती है। तो इसी का वर्णन किया है। आइए हम चैप्टर रीड करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। इस प्रकार साफिया एक मुसलमान है और अब जो सिख बीबी है उसके साथ अपनी माता का कंपैरिजन कर रही है कि उनमें और उसकी माता में कोई फर्क नहीं है। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस मतलब बहुत सुंदर कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। तो वह लाहौर के बारे में एक्सप्लेन कर रही है सिख बीबी। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। साफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, उन्होंने जवाब दिया। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। मतलब लाहौर की बातें याद करके उनकी आंखें छलछला आती हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती। साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथों में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम में जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी तो उन्होंने पूछा, साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ते से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। तो अब लाहौर से नमक लेके आना भारत में एक गैर कानूनी कार्य है। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाने की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उसका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। तो 15 दिन के बाद जब वह लाहौर से भारत आने वाली थी तो उसके भाइयों ने और दोस्तों ने उसे बहुत से गिफ्ट दिए। उन्हें कहाँ रखे, कैसे पैक करे, कैसे लेकर जाए, ये उसके लिए एक समस्या हो गई थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था, जो कि उससे उस सिख बीवी ने मंगवाया था। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
वह झुंझला गई। मैं हिस्से विस्से की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। मतलब बहुत अच्छी तरह से फिर वो छानबीन करेंगे कस्टम वाले। कानून जो है वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा कर ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। तो इस प्रकार वह अपने भाई से सलाह मशवरा कर रही थी, लेकिन फिर वो बातें आर्ग्यू में बदल गई कि वह नमक लेकर जाना चाहती है और उसके जो भाई हैं उसको मना करते हैं, क्योंकि ऐसे जो नमक है ले जाना गैर कानूनी है। अगर नमक उन्होंने देख लिया तो इससे उनकी परिवार की भी इज्जत खराब होगी और एक गलत बात होगी। तो इस प्रकार साफिया का भाई उसे नमक ना ले जाने के लिए कहता है और वह कहती है कि यह तो एक तोहफा है और वह भी चंद पैसों का, और शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं है, कस्टम वाले स्मगल की हुई चीज नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है, यह तो एक छोटा सा तोहफा है। तो उसके भैया कहते हैं कि अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। मतलब आप एक लेखक हैं और लेखकों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। इस प्रकार ये बात हो रही है कि वो नमक गैर कानूनी है, वहां नहीं लेकर जाना चाहिए, जबकि साफिया सिख बीबी को एक तोहफे में नमक देना चाहती है। तो साफिया सोचती है कि नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। फिर सोचती है अगर कस्टम वालों ने ना ले जाने दिया तो मजबूरी होगी और उसे छोड़ देंगे। फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ मतलब उस सिख बीबी से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं, मतलब वादा ना तोड़ने वाला। फिर वायदा करके जुठलाने को क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा। फिर वह सोचती है कि मैं इनको इस नमक की जो पुड़िया है उसको फलों की टोकरी में ले जाऊंगी, क्योंकि जो फलों की टोकरियां हैं वो तो इधर से उधर लोग किन्नू की टोकरियां इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। भारत वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले भारत लेकर आ रहे हैं। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। मतलब उसे यह भी अच्छा नहीं लगा कि उसे लगा कि वह एक तरह से चोरी कर रही है, जैसे वो चोरी करके यहाँ से वहां लेकर जा। लेकिन इसके अलावा उसे और कोई उपाय नहीं सूझा। फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, टोकरी पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिनाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। मतलब वह सो गई, क्योंकि उसे अगले रोज लाहौर से भारत के लिए आना। तो अगले दिन साफिया भारत जाने के लिए फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि इन जो टोकरी है उनकी तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि वो नमक की पुड़िया वहाँ भारत में ले भी जा पाती है या नहीं और कैसे लेके जा पाती है। धन्यवाद।